बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान हुज़ैर आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी हौलनाक दास्तान सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा वाकया जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। शायद कुछ लोगों ने नाम तो सुन रखा हो मगर वो इसके हकायक नहीं जानते। आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दौर खत्म हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे शख्स से हमारी जान छूटी जिसने अपने जुल्म और बर्बरियत, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सिविलियन हकूक की पामाली की नई मिसालें रकम की। इस शख्स ने हर उस जुबान को बंद करने की कोशिश की जो इसके खिलाफ बोलती थी। इस शख्स ने हर उस शख्स को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जो इसकी पॉलिसियों की हिमायत नहीं करता था। और इसमें सिर्फ सिविलियंस नहीं, इसने अपने पेटी भाइयों को भी माफी न दी। और तारीख में पहली बार वो अफसरान जिनको देखकर बड़े से बड़ा सीनियर अफसर भी एहतरामन खड़ा हो जाता था, रिटायर्ड अफसर चाहे जूनियर रैंक का क्यों ना हो, सीनियर्स उसकी ऐसे एहतराम करते थे जैसे वो अभी भी हाजिर सर्विस है। मगर इस शख्स ने इतनी दरिंदगी का मुजाहरा किया कि इसने अपने साबिक अफसरान का भी एहतराम ना किया, बुजुर्गों का एहतराम ना किया। यहाँ मैं आपको दास्तान सुनाऊंगा एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जफर मेहदी अस्करी के बेटे की, जिसने एक छोटी सी गुस्ताखी कर दी और बादशाह सलामत को वो इतनी गिरा गुजरी कि इन्होंने उसे निशाने इबरत बनाने का फैसला किया। यहाँ पर कोई एहतराम नहीं रखा गया सीनियरिटी का, साबिका अफसर का या उनके पुराने ओहदे का, बल्कि एक पाकिस्तानियों के लिए मिसाल बनाने की कोशिश की गई। यहाँ आपने सहाफियों को, सियासतदानों को नंगा होते तो देखा, मगर एक साबिक जनरल जफर मेहदी, उनके बेटे हसन अस्करी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 131 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो फौज के किसी भी अफसर या अहलकार को बगावत पर उकसाने के जिम्मे में आता है। ये मुकदमा किस कदर अहमकाना था, इसकी तफसीलात में अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। मुल्जिम हसन अस्करी पर इल्जाम ये लगाया गया कि उन्होंने सितंबर 2020 में बड़ी फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा को खत तहरीर किया, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने और फौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तफी होने का मशवरा दिया था। इस खत की कॉपियां फौज में हाजिर सर्विस 2 और 3 स्टार जनरलों को भी भेजी गई थी। मुल्जिम के वालिद ने हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की, जिसकी उस वक्त तक एक समाअत ओपन कोर्ट में हो रही थी। तो उसमें ये वफाक की तरफ से उस वक्त के अटार्नी जनरल ने दरखास्त दायर की कि चूंकि यह हसास मामला है तो इसकी तमाम कार्रवाई इन कैमरा की जाए। अब उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, मगर ये अटार्नी जनरल्स और ये सब किसके इशारों पर नाचते हैं और कहां से ये इंस्ट्रक्शंस लेते थे, ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लिहाजा इसमें वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई अमल दखल नहीं था। इसमें कोर्ट लेवल पर जो अफसरान थे उनको काबू करके तो उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए गए। इस दरखास्त पर अदालत की जानिब से केस के मुद्दई की ज़ाहिरी बात है उन्होंने रजामंदी हासिल की कि वो इसको इन कैमरा रखें। इस दरख्वास्त को मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने इसकी इजाजत दे दी और उस वक्त तमाम अफराद को कमरा अदालत से जाने का कहा जब पहली दरख्वास्त की समाअत स्टार्ट हुई थी। इस दरख्वास्त में फौज के एडजुटेंट जनरल को भी फरीक बनाया गया और उन्हें अदालत की जानिब से उस वक्त नोटिस जारी किया गया था। तो ये सारी अदालती कार्रवाई का जो हुक्म जारी किया गया उसमें पिटीशन में तीसरे फरीक एडजुटेंट जनरल की तरफ से ये तस्लीम किया गया कि हसन अस्करी आर्मी की तहवील में, क्योंकि इसको उठाकर ले गए थे, हसन अस्करी को उठा लिया गया था और इनके खिलाफ फिर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसके बाद में तहकीकात स्टार्ट हुई, जिसकी मजीद तफसीलात ये आगे अभी आपको मैं सुनाऊंगा और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान अपनी तारीख के किस बदतरीन दौर से गुजरा है। पिटिशनर जो थे उसके हसन अस्करी के वालिद, उन्होंने फौज की तहवील में मामले को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल को भी रोका जाए। इस अदालती हुक्मनामे में पिटिशनर की तरफ से हसन अस्करी के जो अहले खाना थे वो उनके साथ मुलाकात करवाने की भी इस्तदा की गई थी, उसको नहीं माना गया। सोर्सेज के मुताबिक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी उस वक्त तक। फिर उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे साजिद लियाज भट्टी, उन्होंने ये तोजी पेश की कि जी मुल्जिम को हसास मामला है, मुल्जिम को अहले खाना से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आप प्रायोरिटीज चेक कीजिए कि पाकिस्तान में कुलभूषण को पकड़ा गया, पाकिस्तान में अभिनंदन को पकड़ा गया, कुलभूषण के अहले खाना को, उसकी वालदा और उसकी बेगम को इंडिया से बुलाकर पाकिस्तान में मुलाकात करवाई गई। ये हालत है इन लोगों की 2 नंबरी और दोगलेपन की। इन लोगों ने उसको इंडिया से बुलाकर मुलाकात करवाई, इन लोगों ने अभिनंदन को दूसरे दिन चाय पिलाकर उसको छोड़ा और प्रोटोकॉल के साथ उस बंदे को छोड़ा। मगर पाकिस्तान का शहरी अपने अहले खाना से नहीं मिल सकता, वो इतना खतरनाक हो गया कि वो इतना हसास मामला था, उसको उसके अपने वालदैन से, बूढ़े वालदैन से मुलाकात
की इजाजत नहीं दी गई। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ये जाहिल शैतान को भी शर्मा दे। हसन अस्करी की मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूं कि हसन अस्करी बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर था। इसके वालिद जफर मेहदी जो उनसे हैं वो सन 1953 से लेकर 1993 तक मुसल्लह अफवाज में आर्टिलरी और हवाबाजी के शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। फिर उन्होंने जो अपनी उस वक्त की दरख्वास्त में बताया कि उस वक्त के हिसाब से इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस जो चंद सिक्योरिटी एहलकार जिनके उनको शुबा था कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं, वो उनके घर पे आए और उसको गिरफ्तार करके हसन अस्करी को गिरफ्तार करके ले गए। इसके बाद हसन अस्करी के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर मुकामी मजिस्ट्रेट जो था उसने मामले की छानबीन और मुमकिन तौर पर इसका कोर्ट मार्शल करने के हवाले से मुलजिम हसन अस्करी को फौज के कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया उस वक्त। फिर इसमें जो दरख्वास्त आई उसके वालिद की तरफ से उन्होंने बताया कि उन्हें मजिस्ट्रेट का वो हुक्मनामा नहीं मिला था। मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा बाद में भी नहीं मिला क्योंकि ऐसा कोई हुक्मनामा शायद था ही नहीं मुबैना तौर पर जिसके तहत उनके बेटे को फौज के हवाले किया गया था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है। दरख्वास्त गुजार जो हसन अस्करी के वालिद थे उन्होंने मौका इख्तियार किया कि इस ज़िम्मन में जब सेशन जज की अदालत से राब्ता किया गया तो जो उनका स्टाफ था उसने भी बताया कि उनके रिकॉर्ड में अभी तक ऐसा कोई मुकदमा पेश किया ही नहीं गया। वेरी गुड। आप देखें कि ये कितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पाकिस्तान में कि आप बगैर रिकॉर्ड्स के आपका जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं। आपको कोई कानून, कोई इदारा, कोई अफसर पूछने वाला नहीं है। आपके पास थोड़ा सा अख्तियार, थोड़ी सी पावर है। आप पाकिस्तानियों के खुदा हैं, आप उनको स्याह करें, सफेद करें, आप आगे से कोई पूछने वाला नहीं है। उस वक्त हसन अस्करी के वालिद ने दरख्वास्त में रियासत पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तानी फौज के एडजुटेंट जनरल को भी फरीक बनाया था। तो फौज के कानूनी मामलात की निगरानी जो उनसे है वो जज एडवोकेट जनरल और जैक ब्रांच में भी जो उनसे है वो एडजुटेंट जनरल के मातहत होती हैं और एडजुटेंट जनरल का जो ओहदा है उस पर एक 3 स्टार जर्नल को तैनात किया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल, जो फौज के डिसिप्लिन को कायम रखने और किसी भी शख्स को जो भी उसके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल वगैरह करना हो या कुछ तो वो उसकी इजाजत देते हैं। दरख्वास्त में उसके वालिद की तरफ से जो की गई बताया कि हसन अस्करी ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो उस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लांती जनरल बाजवा को जो खतूत लिखे इसमें फौज की मौजूदा क़यादत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। यार ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? कौन से आसमानी सहीफे को उसने तनकीद का निशाना बना दिया था? क्या तुम भगवान हो? तुम गलत नहीं हो सकते? तुम्हारी पॉलिसियों को कोई गलत नहीं कह सकता? या ये पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक जो इनके दिमाग में सेट है कि रात के 12 बजे अगर ये बोलें कि दिन के 12 बजे हैं तो आपने इनको जी हाँ बोलना है। अगर आप जी हाँ नहीं बोलेंगे तो ये आपको नंगा करके तो आपको करंट शरंट भी और ये सारा कुछ मुहैया कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस दरख्वास्त में फिर उन्होंने आगे जो लिखा कि इनकी जो हसन अस्करी ने जो खतूत लिखे थे ना वो हुकूमत की को कानूनी पोजीशन को मुतनाज़िया बना रहे थे, ना वो फौज को किसी काम पे उकसा रहे थे। भाई अकल के अंधो, अगर वो इतनी बड़ी साजिश कर रहा है, अगर वो कोई दुश्मन मुल्क का मोहरा है तो वो क्या आर्मी चीफ को खुद खत लिख के बोलेगा कि हाँ भी मैं तुम्हारे खिलाफ ये साजिश कर रहा हूँ और उसकी कॉपियां वो बाकी जर्नलों को भी बांट देगा? मैं अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा हूँ तो मैं इन सबको लिख के बताऊंगा कि यार ये देखो मैं तुम्हें कुछ करने वाला हूँ। और वो इतने बेचारे मासूम बच्चे हैं कि वो अल्लड़ दोशीदा है कि वो एक खत पे, वो लव लेटर पे बहक जाएगी और वो हमारे साथ भागने को तैयार हो जाएगी या वो फौज के खिलाफ बगावत कर देगी। तनकीद सुनने का हौसला नहीं था इस दरिंदे सिफ्त साहब का। अवसर है, लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, कईयों को बड़ी मोहब्बत होती है, मगर आप खुद सोचो कि यार आज एक मेजर जनरल के बेटे को उसने निशाने बरत में, कल को आपकी औलाद में से कोई इसके ऊपर तनकीद करेगा या मौजूदा जो उस वक्त आपकी आने वाली नस्लों में कोई बंदा तो किसी अफसर पे तनकीद कर देगा तो ये आपके बच्चों को उठा के जेलों में डाल के और उनको निशाने बरत बना देंगे। आप तो एक नई मिसाल काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो दरखास्त थी उसमें दावा किया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आर्मी एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात में कोई फर्क नहीं किया और बगैर किसी पूछ-गुछ बकायदा प्रॉपर तहकीकात के उनके बेटे हसन अस्करी को फौजी कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया। इन्होंने हसन अस्करी के वालिद ने यह भी कहा कि बारहा उनको बताया गया कि उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा तैयार किया जा रहा है मगर उनको काफी टाइम तक उस मुकदमे की कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। फिर उसके मुताबिक जो थाना शालीमार में जो FIR कटवाई गई, FIR कैसे कटती हैं ये हमने देख लिया। पिछले 6-8 महीने में FIR की तो एक अलग ही तशरीह हमारे दिमाग में आ गई है। उसमें सिर्फ उस खत का जिक्र किया गया जो FIR काटी गई, मगर उस खत में ऐसा कोई सबूत शामिल नहीं है जिसमें यह साबित हो कि वो मुलजिम ने किसी फौजी अफसर को मुलाकात की हो और उनको उकसाया हो, उन्हें कहा होगा कि भाई ये बाजवा साहब के खिलाफ बगावत कर दो। और दूसरी बात यह है कि सीनियर
ترین افسر, فوج کا سینئر ترین افسر تو خود جنرل باجوہ تھا اس وقت, تو کیا وہ جونیئر افسران کو بغاوت پر اکسا رہا ہے تو وہ اس کی کاپی ان کے سینئر افسر کو بھی بھیج دے گا؟ مطلب ہے کہ فرض کیا میں نے اگر 5 لوگ ہیں, اس کو میں نے چھٹے کے خلاف بغاوت پر اکسانا ہے, تو میں 5 کو بغاوت پر مبنی خط لکھوں گا, تو میں جس کے خلاف اکسا رہا ہوں اس کو بھی اس کی کاپی بھیج دوں گا کہ یہ لو یار, یہ میں تیرے خلاف کر رہا ہوں, کوئی اقدام کر لے. اسٹوپڈیٹی کی ایک لیول ہوتا ہے, یہ اس لیول سے بھی اوپر کا کوئی لیول ہے. پھر اس میں انہوں نے استدعا کی کہ بھئی اس کورٹ مارشل کو روکنے کی کارروائی کیجئے, کسی کا باپ نہیں روک سکتا. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, کورٹ مارشل کون روکتا ہے؟ اگر انہوں نے ذہن بنا لیا ہوا تھا کرنا, یہ دیکھیں کر رہے ہیں نا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا, کر لیا پھر یار اس کو جو ان سے یا تو نشان عبرت بنانے کی کوشش کریں گے, یا پاکستان کی سول سوسائٹی اگر تھوڑا سا کوئی حوصلہ دکھائے اور پانی رکھے تو باہر نکلے اور ان کو چھڑوائے ان درندوں کے چنگل سے, ورنہ خدا نہ خواستہ آپ اعظم سواتی صاحب کو یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. ان کے بیٹے نے روتے ہوئے خان صاحب کو فون کیا کہ ہمارے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ان کو فیڈ کیا گیا, ان کو ڈرانے کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے والد صاحب کو نقصان پہنچا دیں گے, کیونکہ مقصد ہے ان کی فیملی کو ذہنی اذیت دینا, ٹارچر کرنا. جیسے توڑا گیا, گل صاحب کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ٹارچر, مینٹلی ٹارچر کیا گیا, اسی طرح یہ فیملی کے دوسرے افراد کو بھی مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. یہ سائیکو قسم کے لوگ ہیں جن کے ہم ہتھے چڑھ گئے ہیں, اور اگر آپ نے ان سے جلد از جلد اپنے ان کو لیول پر نہ لے کر آئے تو یہ ڈرٹی ہیری جیسے لوگ ہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کو مقبوضہ وادی بنا دیں گے. پھر بات آگے بڑھتی ہے اور جو کورٹ مارشل کی کاروائی سامنے آتی ہے, سامنے تو کافی لیٹ آئی, کورٹ مارشل کیا گیا. اب میں اس کو آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ سامنے کیسے آیا اور پتہ کیسے چلا. عسکری جو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ملزم حسن عسکری کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کاروائی گجرانوالہ چھاؤنی میں ہوئی تھی, ان کو یہ 5 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی جب کورٹ مارشل سٹارٹ ہوا, پر اس کی تفصیلات کافی بعد میں سامنے آئی. اور اس کے بعد حسن عسکری کو ساہیوال میں ہائی سیکورٹی جیل میں منتقل کر دیا گیا, اور فوجی عدالت سے ان کو یہ سزا جولائی 2021 میں سنائی گئی. لیکن اس کے بارے میں تفصیلات کافی بعد میں جو حسن عسکری کے والد ہیں, انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں ان کو اپنے بیٹے کی منتقلی, جیل سے منتقلی کی درخواست دائر کی, تو تفصیلات ہمارے سامنے, تفصیلات وہ تب سامنے آئی, ورنہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک معصوم انجینئر بچے کو پکڑ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. اس کے والد نے عدالت میں درخواست دائر کی, اس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری ہوا. اور حسن عسکری پر جو الزام تھا, خیر انہوں نے جو لگایا کہ وہ باجوہ کو اس نے خدشات لکھا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے پالیسیوں پر اس نے تنقید کی تھی, بھی ظاہری بات ہے باجوہ ڈاکٹرائن تھا, وہ تو صحیفہ تھا, اس پہ کیسے کسی کی ضرورت ہوئی, تو وہ اس کے اوپر ان کو غصہ تھا. حسن عسکری کے والد جو تھے میجر جنرل ریٹائر ظفر مہدی, ان کے جانب سے جو درخواست دائر کی گئی, اور اس میں ان کو مطلب یہ پتا چلا ہمیں کہ اس کا مقدمہ جو ہے گجرانوالہ چھاؤنی میں چلا اور 5 سال قید کی سزا ہوئی, پر ان کو ساہیوال جیل میں منتقل کیا گیا, اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ ساہیوال جیل سے نکال کر پنڈی منتقل کر دیا جائے ان کے بیٹے کو, تاکہ ان کو ملنے میں آسانی ہو. یہاں پر اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے درخواست میں یہ بھی بتایا کہ حسن عسکری کو سزا جب سنائی گئی تو ان کے اہل خانہ کو کئی ہفتے تک اس بارے میں اندھیرے میں رکھا گیا. درخواست گزار اس کے حسن عسکری کے والد تھے, اس کی بیٹی حسن عسکری کی بہن نے متعدد بار جنرل ہیڈ کوارٹر رابطہ بھی کیا, لیکن وہاں سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کو سیولینز کو کون جواب دیتا ہے. درخواست گزار کے مطابق اس کے علاوہ جیک برانچ میں تعینات بریگیڈیئر وسیم سے بھی رابطہ کیا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ حسن عسکری کو ساہیوال کی ہائی سیکورٹی جیل میں رکھا گیا, اور جیل حکام نے جب متعدد بار رابطہ کرنے کے باوجود ایک بار حسن عسکری کی ملاقات شاید کروائی, ان سے باقی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں. پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حسن عسکری کو اپنے وکیل سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا, ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب کورٹ مارشل ہوا تو حسن عسکری کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. خدا کا نام ہے یار, آپ نے کلبھوشن کو بھی اپنا وکیل کرنے کی اجازت دے دی, مگر آپ نے حسن عسکری کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی. جن لوگوں نے مقدمہ چلانا تھا وہ خود ہی وہ مدعی بھی تھے, وکیل بھی تھے, خود ہی منصف بھی تھے, اور انہوں نے سارا کچھ آپس میں کر کے, مطلب ہے کہ وہ جرا جو بھی کرنی تھی, جو ذہن بنایا ہوا تھا, وہ سارا آپس میں کچ مچولا کر کے انہوں نے اس کو سزا سنا دی. بہرحال یہ بات ہے, اس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بوڑھے والدین تھے, وہ بیچارے انہوں نے فوج کے لیے سروسز کی ہوئی ہیں. آپ نے ایک بچے کو سزا سنا دی ہے, مگر اب تقاضا یہ بنتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی انسانی حقوق کی چیمپئن رہی ہے. مجھے تو حیرت ہے, اطہر من اللہ اس وقت چیف جسٹس تھا اس ہائی کورٹ کا, اس نے کیسے اس چیز کو اگنور کیا, اور اس نے ان کو اجازت دی کہ آپ اس کا کورٹ مارشل کریں, اس کو وہاں پر فوجی عدالت میں چلائیں, حالانکہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ رکھ سکتے ہیں اور وہ فوجی فیصلوں کے اوپر نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ ایک
ایک मासूम बच्चे के साथ अगर जुल्म हुआ है, इसका रीट्रायल किया जाए, सिविल अदालत में इसका रीट्रायल करें, वो खत ओपन किया जाए जो वो खत लिखा गया था, उसमें कोई दुश्मन के राज या पाकिस्तान के राज या एटमी उसमें धमाकों के कोई हकायक नहीं बयान किए गए होंगे या फार्मूले बताए गए होंगे। आप उस खत को ओपन करें, उस खत को सबको पढ़ने की इजाजत हो जाए। ये बिल्कुल साइफर वाला ही मामला, ये साइफर भी नहीं खोला जा रहा, वो खत भी नहीं खोला जाएगा जिसमें एक बच्चे को आपने पकड़कर निशाने इबरत बना दिया और उसको 5 साल कैद सुना दी है। इस मुकदमे को सिविल अदालत में लेकर आए, बच्चे को अपना वकील करने की इजाजत हो, इसकी जिरह सिविल कोर्ट में की जाए। किसी को कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो एक आम सिविलियन को उठाए और वहां अपने ले जाकर फौजी अदालतों में करे, और जिस सेक्शन के तहत इन लोगों ने उसका ट्रायल फौजी अदालतों में किया वो सेक्शन जो है वो जनरल अयूब खान के जमाने की लाई हुई है। अब जाहिर बात है, जनरल अयूब खान कौन था? जनरल अयूब खान एक फौजी आमिर था, और ये कौन है? ये भी वही है। फौजियों आमिर जो उनसे इनके जहन में ये आ जाता है कि हमारे खिलाफ कोई बकवास नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। मतलब यार कोई ज्यादा से ज्यादा अपने मुंह से क्या कर लेगा? आजम स्वाति साहब ने क्या कर लिया कि गाली निकाल दी? उस गाली का तुम ऐसे इंतकाम लोगे कि तुम अगले को जान से मार दोगे। तुम्हारी गैरत वहां तो नहीं जागती जब तुम्हें फजलुर रहमान खड़ा होकर गालियां निकालता और वो कहता है इसराइली एजेंटों और यहूदियों के एजेंटों और तुम्हारे, हम क्या बोलूं, मैं मुंह से कुछ बोल दूंगा तो तुम्हें फिर लगेगा तोहीन हो गई, या तो मेरे फिर पीछे पड़ जाओगे, फिर वो मतलब है कि मेरे वो खुरे निकालने लग जाओगे कि मैं किधर होता हूँ और क्या वो बंदे भेज देते हो वहां पर। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई अगर कोई मुंह से बात कर रहा है तो उसके खिलाफ चलो कोई कार्रवाई भी करनी है, खुली अदालत में खुले मुकदमे करके उनको सामने रख के करो। अब आजम स्वाति साहब को आपने कहाँ गायब किया हुआ है? इतने दिन से किसने देखा उनको? रिमांड ले रहे हैं उनका, वो FIR हो रही है, चमन पशीन तक FIR हो रही है, जहाँ पे कभी कोई बंदा पैर नहीं रखता। ये तरीका वारदात बड़ा महंगा पड़ने वाला है, और ये जो लोग कर रहे हैं ये इन्हीं के ऊपर बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये कहते हैं ना कि एक दिन घूमकर तकदीर इन लोगों को वहीं पर ले आएगी जहां पे ये दूसरों को फंसा रहे हैं। खैर मैं ज्यादा बात नहीं करता, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि चीफ जस्टिस तो हमारा सोया हुआ है, वो तो हमारे लिए एक वो फिरौन की मम्मी और हमारा चीफ जस्टिस वो एक बराबर है, ना वो कभी हिलेगी ना हमारा चीफ जस्टिस कभी हिलेगा। इन दोनों से एक जैसी उम्मीद है हमें। इस बच्चे के केस का ओपन ट्रायल करें, इस बच्चे के केस को रिव्यू करें, और इसको अगर कोई गलत इसको किसी ने अपने इंतकाम का निशाना बनाया तो बराए मेहरबानी इसको छोड़ें, या अगर वाकई इससे कुछ संगीन जुर्म हुआ है तो कुछ ऐसे हकायक लेकर आए कि हमें भी यकीन हो कि हाँ वाकई इसकी गलती थी और इसने बगावत पर उकसाया था। मगर एक बात याद रखिएगा, एक इंजीनियर दुनिया की जो आप दावा करते हैं कि ताकतवर तरीन फौज है, अगर एक इंजीनियर बच्चा उसको बगावत पर उकसा सकता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर अगर अमेरिका और इंडिया मैदान में आ गए तो फिर तो मेरा ख्याल हमारी खाना जंगी खुदा ना खास्ता लग जाएगी। कुछ अकल को हाथ मारे। वीलॉग काफी लंबा हो चुका है, मैं अब इसको मुख्तसर करता हूँ, और आप लोग इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर हो सके तो इस मामले को हाईलाइट करें। हमारे पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पे पर्दों के पीछे कैसे कैसे कार्रवाइयां डल रही हैं। तो इन चीजों को भी हाईलाइट करें, हमें पता हो। अब ये वो जमाना नहीं है कि आपने बंदे गायब कर दिए और 6-6 साल 10-10 साल किसी को पता ही नहीं, और उनके औलादें भी जवान हो गई हैं तो किसी को पता ही नहीं है कि उनके वालिदैन कहाँ गए हैं। इस चीज को खत्म करना होगा। अब ये चीज बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।